एवरीवन, दिस साइड इज़ आयशी भौरे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस क्लास में बेसिकली हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने एक सीसेट सीरीज शुरू किया है फॉर ऑल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ओके, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस, ठीक, उन सभी में जिनमें सीसेट आता है उनके लिए ये सीसेट सीरीज काफ़ी वैल्यूएबल होगी। ठीक, काफ़ी यूज़फुल होगी बिकॉज इसमें हम कॉन्सेप्ट वाइज आपको सारे टॉपिक और सारे चैप्टर यहाँ पे कवर कराएंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। अब किन किन कॉन्सेप्ट से कौन कौन से टाइप क्रिएट होते हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, वो सबको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही सीसेट का नाम आता है तो बहुत सारे बच्चे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक साउंड करता है बिकॉज उन्हें नहीं समझ में आता कि हम इसे कैसे क्वालिफाई करें। अब वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो ठीक है, हाँ वो कर लेंगे, बट दोज स्टूडेंट्स जो कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम इसको कैसे क्लियर करें। भले ही सी सेट एक नेचर में क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, बट फिर भी समटाइम्स आपका पेपर 1 काफ़ी अच्छा रहता है लेकिन आप सी सेट में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं और वो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक, तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक सी सेट सीरीज शुरू किया है फॉर ऑल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक, अब वैसे तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपने कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत सी सेट तो पढ़ा होगा, बट जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बाकी के रिसोर्सेज में क्या होता है ना, या तो वो आपको पीवाईक्यूज़ कराने लग जाते हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे उतर जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है, इस चैप्टर से ऐसा आता है और ये सी सेट की तैयारी नहीं। बट मेरी यहाँ जो मैंने स्टार्ट किया है उस सीरीज़ को मैं उससे थोड़ा डिफर साउंड इसीलिए करूँगी बिकॉज मैं यहाँ पे आपके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दूंगी कि पहले आप कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है कि उस चैप्टर में उस पर्टिकुलर चैप्टर कह क्या रहा है, किस बारे में वो बात कर रहे हैं ना। जब तक हमें उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी क्वेश्चंस करने से कोई मतलब नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि वो चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं और उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कौन कौन से टाइप पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम उन हर टाइप को यहाँ पे जो जो वेरी करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे और फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम जाएंगे। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन वाइज, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा समझना। अगर आप नॉन मैथ्स वाले हैं तो भी डरने की कोई बात नहीं है, अगर आप सारी क्लासेस यहाँ पे देखेंगे तो आपके धीरे धीरे करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैंने पहला टॉपिक जो कवर करने के लिए यहाँ पे रखा है वो है नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स से है। ठीक है, हम मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, हम दोनों सीरीज को कंप्लीट करेंगे, एक एक टॉपिक जो जो पेपर में आता है। ठीक, अब दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करें तो आप ये पाएंगे कि बीते कुछ ईयर्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो सब्जेक्ट कंटेन कर रहा है वो है मैथमेटिक्स, एंड सेकंड सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है रीजनिंग। ठीक, तो रीजनिंग फिर भी आप कर लेंगे, उसको हम सेकेंडरी रखेंगे, बट प्राइमरी फोकस हमारा किस पे रहेगा, मैथमेटिक्स पे। ठीक है, क्योंकि एक तो ये सबसे ज़्यादा वेटेज में आ रहा है, दूसरा उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक साउंड करता है जो लोग नॉन मैथ्स वाले हैं। ठीक है, तो उन सभी को कंसीडर करके हम अपनी हर क्लास यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे। आई होप आपके लिए क्लासेस काफ़ी यूज़फुल होंगी और आपको सी सेट क्लियर करने में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखिए आगे और भी चैप्टर्स हैं लेकिन शुरुआत हमारी नंबर सिस्टम से होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी टॉपिक को करने से पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब नंबर सिस्टम कहने को नंबर सिस्टम है, ठीक है, बट इसमें क्या है ना, बहुत सारे नंबर्स का अभी तो हमें बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है। क्या करते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, इन सब टर्म्स को सुने रहते हैं। ठीक है, लेकिन अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, तो वो सबको हम यहाँ पे आज कवर करेंगे। हम आपको एक ब्रीफ नोट टाइप का बताएंगे कि हाँ नंबर्स यहाँ से शुरुआत हुई, दिस टाइप के वो कैटेगराइज होते हैं और उनमें से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फैक्चुअल फॉर्म में आते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, क्या इर्रेशनल रियल नंबर होता है, इमेजनरी नंबर क्या होता है, इस तरीके से कुछ फैक्चुअल डेटा के फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे आज कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नंबर सिस्टम। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझा देना चाहती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स कहाँ से आए, कितने टाइप के होते हैं, उन नंबर्स जो कैटेगराइज किए गए हैं उनसे किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम नंबर सिस्टम के अंदर डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब विभाज्यता नियम की। अब देखो यहाँ पे आप डिविजिबिलिटी रूल सीखोगे अंडर नंबर सिस्टम, जो कि आपको काम आएगा जब आप आगे के चैप्टर्स में कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। थर्ड, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितना भी बड़ा इक्वेशन क्यों ना दे दिया जाए, कितने भी मल्टीपल्स के फॉर्म में, कितने भी पार्ट्स के फॉर्म में क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर हमको उनका यूनिट डिजिट निकालना है तो उसको हम कैसे मिनिमम टाइम में निकाल सकते हैं, हम उसको यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में, फेस वैल्यू के बारे में, एपी और जीपी के बारे में, ठीक है। तो इतने कैटेगरीज को हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत कवर करेंगे वन बाय वन, ठीक। तो आज सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नंबर्स के बारे में। अब आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि नंबर्स, बेसिकली नंबर्स होते क्या क्या है। तो नंबर्स इज जस्ट लाइक अ सिंबल, ठीक, जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, काउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप देखें तो अब ये तो आएगा नहीं आपसे कि नंबर क्या होता है या नंबर को किस लिए यूज़ करते हैं, ये जस्ट आपको बताने के लिए, ठीक है। अब नंबर्स फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, पहला रियल नंबर्स और दूसरा इमेजनरी नंबर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये भी बिल्कुल नहीं पूछेगा कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, लेकिन आपको एक कैटेगराइज मैनर में पता होना चाहिए कि कहाँ से बिगनिंग हुई है, क्योंकि इन पर बेस्ड ना फैक्चुअल डेटा पूछा जाता है इन मैथ्स सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो रियल नंबर है वो फर्दर दो टाइप में डिवाइड होता है, पहला रेशनल नंबर और दूसरा इररेशनल नंबर, ठीक। और यहाँ पे जो इमेजनरी नंबर है इसमें आयोटा वाला केस आता है, और इमेजनरी नंबर होते क्या हैं, जो कि रियल नहीं होते, ठीक, आई के फॉर्म में वैल्यूज होती हैं। ये इमेजनरी वाला नंबर, जो इमेजनरी कॉन्सेप्ट है नंबर वाला, उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, 11th-12th में। अगर आप 11th-12th मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो आपने ये पढ़ा होगा, बट इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। बेसिकली हमारा फोकस होता है रियल नंबर्स पे, ठीक है। रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब रियल नंबर्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है, और रेशनल नंबर जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक, और इररेशनल नंबर जिसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो बेसिकली हमारे नंबर दो टाइप के हुए, रियल और इमेजनरी। इमेजनरी को हम कहते हैं काल्पनिक नंबर, ठीक है, काल्पनिक संख्याएं या काल्पनिक नंबर, ठीक। तो इस पे आपको फोकस नहीं रखना है, मेजरली आपका फोकस रहेगा रियल नंबर्स पे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे इस पोर्शन से आते हैं, ठीक। ये दो टाइप का होता है, परिमेय और अपरिमेय, दैट इज रेशनल और इररेशनल, ठीक है। तो ये एक बेसिक चार्ट था। इसके बाद आप देखेंगे जो हमारा ये जो रियल नंबर है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। अब नेक्स्ट देखो, रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड था, रेशनल और इररेशनल। तो हम ये टर्म्स सुनते तो ज़रूर है कि हाँ रेशनल नंबर होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं, लेकिन एक्चुअली में ना इनका हमें ज्ञान ही नहीं है कि ये होते क्या हैं, इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है, ठीक है। ये जो कैटेगरीज है ना, यही आपके फैक्चुअल डेटा के फॉर्म में समटाइम्स पूछ लिया जाता है। जस्ट बिकॉज ये आता है पेपर में फैक्चुअल डेटा के फॉर्म में, इसलिए हमको यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एक चार्ट फॉर्म में बता रही हूँ आपको, ताकि आपको ये ऐसे ही याद हो जाए फिंगर टिप्स में, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जिसे हमने क्या कहा, परिमेय संख्या, ठीक। ये जो परिमेय संख्या है ये अपने आप में किस फॉर्म में होती है, PYQ के फॉर्म में होती है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे जो Q है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। ऊपर लिखी वैल्यू को अंश दैट इज न्यूमरेटर, नीचे लिखी वैल्यू को हर दैट इज डिनोमिनेटर हम कहते हैं। अब रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेगा, भी आगे आप देखेंगे कि रेशनल नंबर कैन बी ऑफ पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ठीक है। रेशनल नंबर इन तीनों कैटेगरी में आते हैं। कोई भी आप पॉजिटिव नंबर उठा लो वो आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है। कोई जीरो रेशनल नंबर में आएगा, नेगेटिव भी रेशनल नंबर में आएगा, ठीक।
आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे 1 रैशनल नंबर है, 0 रैशनल नंबर है, 1/2 ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये भी रैशनल नंबर है। नेगेटिव में भी, क्योंकि नेगेटिव वाला भी रैशनल नंबर में आ रहा है, 0 भी रैशनल नंबर में आ रहा है और पॉजिटिव वाला भी रैशनल नंबर में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा डेसिमल में भी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो वो भी हमारे रैशनल नंबर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, ठीक, वो सभी हमारे इर्रेशनल नंबर में काउंट होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्गमूल, ठीक। इसके अलावा जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जिसे अशांत दशमलव कहते हैं, ये भी आपका आता है इर्रेशनल नंबर में। और इसके अलावा जो नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है, जिसे हम अनावृत्ति दशमलव कहते हैं, ये भी आता है आपका इर्रेशनल नंबर के अंतर्गत। जितनी भी आपको इस तरीके की वैल्यूज़ दिखेंगी, √7, √5, पाई, ठीक है, ये वाली सारी वैल्यूज़ ना अलग ही समझ में आती हैं कि ये इर्रेशनल नंबर वाली कैटेगरी में है, और रैशनल नंबर में आपको ये कैटेगरी क्लियरली विजिबल होगी, ठीक। तो अब जब भी आपसे कोई पूछे कि रैशनल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं, तो रैशनल नंबर में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी रैशनल नंबर में आता है और नेगेटिव नंबर भी रैशनल नंबर में आते हैं, ठीक। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल फॉर्म से समझ लिया कि किस किस तरीके के रैशनल और इर्रेशनल नंबर आपको दिखाई देंगे, ठीक। अब जो रैशनल नंबर है, यानी कि जो परिमेय संख्या है, वो भी अपने आप में 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला इंटीजर नंबर और दूसरा फ्रैक्शन, ठीक है। जो इंटीजर नंबर होता है इसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या, और जो फ्रैक्शन होता है इसे हम कहते हैं भिन्न, ठीक है। अब जो इंटीजर है उसमें क्या क्या आता है, तो आप देखेंगे कि इंटीजर में पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज आएंगी और 0 आएगा, ठीक। अब देखो, ये यहाँ पे आपने अभी देखा कि रैशनल कैन बी ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रैशनल का ही फर्दर कैटेगराइजेशन यहाँ पे हुआ है इंटीजर और फ्रैक्शन में। तो ये जो यहाँ पे पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव लिखा था ना, ये किस में आ रहे हैं, रैशनल के अंतर्गत इंटीजर नंबर वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक। तो पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 इनफाइनाइट तक, नेगेटिव -1 2 3 इनफाइनाइट तक, ठीक है, और 0। अब जब भी बात आती है 0 की, तो 0 का ना कोई भी साइन नहीं होता है, ना तो 0 पॉजिटिव है ना ही 0 नेगेटिव है, 0 का कोई साइन नहीं है, 0 0 है, कुछ भी नहीं, ठीक। इसके अलावा जो इंटीजर नंबर होते हैं वो भी अपने आप में 2 टाइप के होते हैं, पहला इवन इंटीजर और दूसरा ऑड इंटीजर, ठीक। अब जो इवन इंटीजर होता है ना, उसका फॉर्मेट क्या होता है, 2n, ठीक। जो ऑड इंटीजर होता है उसका फॉर्मेट होता है 2n+1। अब ये मैंने क्यों लिखा है, इस तरीके से ये फ्रेम होते हैं, इसलिए मैंने इसके फॉर्मेट को यहाँ पे मेंशन किया है, जहाँ पे n का मतलब इंटीजर है और यहाँ पे 2n+1 में भी n का मतलब इंटीजर है, ओके। अब देखो, इवन इंटीजर, अब n की जगह आप वैल्यूज रख दो, इंटीजर में कौन कौन सी वैल्यू आती है, पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है, 0 भी आता है ना। यहाँ पे इंटीजर मेंशन किया, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, वही इवन इंटीजर में कौन आ जाएगी, इवन वाली वैल्यूज, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, 0 भी। सिमिलरली जो ऑड इंटीजर है उसमें फॉर्मेट हमारा 2n+1 है, तो ऑड इंटीजर में भी क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू भी होगी, नेगेटिव वैल्यू भी होगी, 0 भी होगा, लेकिन ऑड फॉर्म में होगा, ठीक है, मतलब विषम संख्या के फॉर्म में, ठीक। और सेकंड जो रैशनल नंबर के अंदर एक दूसरी कैटेगरी होती है फ्रैक्शन, जिसे हम भिन्न कहते हैं, ये भी अपने आप में पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, ओके। अब देखो, पॉजिटिव में पॉजिटिव p/q, नेगेटिव में नेगेटिव p/q, ठीक। एग्जाम्पल ले लो, कोई भी वैल्यू जो फ्रैक्शन में है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो फ्रैक्शन वाली परिमेय संख्या के फ्रैक्शन वाली कैटेगरी में आएगी, ठीक है। और इंटीजर के अंतर्गत कौन कौन आता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इसके अलावा इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। तो किस तरीके से फ्रेम होते हैं, ये फॉर्मेट के थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब तक हमने देखा सबसे पहले कि जो हमारा नंबर था वो 2 टाइप में डिवाइड था, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर, ठीक है। इमेजनरी से मतलब नहीं है, इसलिए हम इस पे फोकस नहीं रखेंगे, पेपर बेसिकली हमारा रियल नंबर से आता है, ठीक। रियल नंबर फर्दर 2 टाइप के होते हैं, रैशनल, इर्रेशनल, परिमेय, अपरिमेय। अब जो रैशनल नंबर है वो किस किस रैशनल नंबर के अंतर्गत होता क्या क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शन, ठीक है।
इर्रेशनल तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, रूट्स में वैल्यू का होना, पाई की वैल्यू का होना, ये सब। अब देखो, जो रैशनल नंबर है वो फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड था, इंटीजर और फ्रैक्शन। तो इंटीजर में भी कौन कौन होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, इसके अलावा इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, ठीक। फ्रैक्शन में पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ पे जो हमारा इंटीजर है ना, इससे रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं हमारे, इंटीजर जिसे हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अब अभी हमने देखा कि इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों टाइप की वैल्यूज हो सकती है न्यूमेरिक डेटा में। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे इंटीजर्स में पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ठीक। तो जब हम पॉजिटिव और जीरो को मिलाते हैं तो आपके बनते हैं होल नंबर्स, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक। एंड होल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट। कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट। बिगनिंग कहाँ से होगी होल नंबर्स की, जीरो से। किन किन से मिलके बने हैं, पॉजिटिव इंटीजर से और जीरो से मिलके बनते हैं हमारे होल नंबर्स। इसके अलावा सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर से कौन मिलके बनता है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर समझ गए ना, यहाँ पे बताया मैंने, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर से बनेगा वो कहलाएगा नेचुरल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ओके। एंड दीज आर स्टार्टेड फ्रॉम 1, कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक। जब आप पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को मिलाओगे तो बनेंगे होल नंबर्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और जब आप सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात करोगे तो बनेंगे आपके नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग होती है 1 से, जबकि होल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 0, ओके। और नेगेटिव इंटीजर तो नेगेटिव इंटीजर होते ही हैं, ठीक है, कोई भी नेगेटिव वैल्यूज ले लो। इसके अलावा अब देखिए, ये जो हमने चार्ट के फॉर्म में कुछ फैक्चुअल डेटा को देखा, अब उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। किस टाइप के क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। पहला, कि क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, इज इर्रेशनल नंबर आर रियल नंबर्स, क्या इर्रेशनल नंबर इमेजिनरी नंबर है, ठीक, क्या फ्रैक्शनल नंबर इर्रेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चंस यस और नो के फॉर्म में डायरेक्ट फिंगर टिप्स में याद करने वाले क्वेश्चन हैं। और ये आपको कब याद होंगे, जब आप ये जो मैंने यहाँ पे इतना चार्ट के माध्यम से आपको समझाया है, जब आप इस चार्ट को गो थ्रू करेंगे तब जाके आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स बनेंगे, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट रट के जाओगे तो वहाँ पे डेफिनेटली गलत करोगे, क्योंकि ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने चार्ट के फॉर्म में देखा है कि हाँ रियल नंबर किसके अंतर्गत आ रहा है, रियल नंबर के अंदर रैशनल और इर्रेशनल आ रहे हैं, जबकि रियल नंबर इमेजनरी नंबर नहीं है, ठीक। रियल रियल है, इमेजनरी इमेजनरी है, ये नंबर की दो कैटेगरी है। तो इस तरीके से जब आप इस चार्ट को गो थ्रू करेंगे तब आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन चारों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। ये तभी आपसे बनेगा जब ये पूरे चार्ट को आप एक बार गो थ्रू करेंगे, ओके। तो मैं कमेंट्स देखूंगी, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं उन क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करूंगी जिन्होंने भी सही आंसर दिया होगा, या जिनसे नहीं बनेगा तो भी बताऊंगी कि कैसे होगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, ये आपको इजीली यस और नो के फॉर्म में आंसर देने हैं और ये आपसे बन जाएगा डेफिनेटली। आप एक बार चार्ट में नज़र ज़रूर डालिएगा, ओके। इसके अलावा कुछ नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। अब नेचुरल नंबर्स कहाँ से आए, जो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर से मिलके बने, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर से मिलके बनने वाले नंबर हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं। बट नेचुरल नंबर्स के अंदर भी कुछ कैटेगरीज होती है। जनरली स्टूडेंट्स जानते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना, ज़्यादा हुआ तो प्राइम नंबर। इसके अलावा उन्हें ये बाकी के जो कैटेगरीज मैंने यहाँ पे लिखी है, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को तो ये पता ही नहीं होता कि ये अंडर नेचुरल नंबर्स आता है, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में ये सारे नंबर्स आते हैं, लाई करते हैं, ठीक है। जिनमें पहला है इवन नंबर। इवन नंबर कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर दैट इज सम संख्या, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है। इसके अलावा ऑड नंबर दैट इज विषम संख्या, प्राइम नंबर दैट इज अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या,
कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ये सारी संख्याएं जो हैं, ये सारी संख्याएं किस कैटेगरी में आती हैं? नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे परफेक्ट नंबर, अबंडेंट नंबर, डेफिशिएंट नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, ये सारे नंबर किस कैटेगरी में आते हैं? नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो ये सारे नंबर्स का आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिंगर टिप्स में ये क्वेश्चन आते हैं कि हाँ बताइए, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ये नंबर्स किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो वो जब तक आपको कैटेगरी ही नहीं पता होगी तब तक आप नंबर को फैच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि ये नंबर्स क्या होते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल्स लाए करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इवन नंबर। आधे से ज़्यादा ऑलमोस्ट 99% लोगों को पता होता है कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं, बट फिर भी जस्ट बिकॉज ये कैटेगरी के अंदर आता है तो हम एक बार इसको आपको बता देते हैं कि इवन नंबर वो नंबर होते हैं विच इज़ डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4, 40, 80, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सारे इवन नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो क्या होंगे? आपके ऑड नंबर। कैटेगरीज आप देख पा रहे हैं 1, 3, 5। ऑड नंबर जैसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो मिसिंग नंबर सीरीज हो, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो कोई वर्ड प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसमें भी प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, मतलब ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से या तो 1 से डिवाइड होती हैं, उसे हम प्राइम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स में आप देख पाएंगे कि 2 जो है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर है। फिर 3, ठीक, फिर 5, ये 2, 3, 5 ये ऐसे नंबर है जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो ये नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होंगे, ठीक है। इसके अलावा 7, 11। अब बहुत सारे लोग ना यहाँ से देख के सोचने लगते हैं कि यार ये शायद इवन ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 नहीं है। अगर ये ऑड नंबर की सीरीज होती तो यहाँ पे 9 भी होता, ठीक। लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 के खुद के मल्टीपल्स भी हैं। क्या क्या मल्टीपल है? 9 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है। मतलब प्राइम तो वो है ना जो या तो 1 में हो या तो नंबर इटसेल्फ से डिवाइड हो, है ना। बट 9 के मोर देन 1 मल्टीपल है, तो 9 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा को प्राइम नंबर आप देख पा रहे होंगे। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF विल ऑलवेज बी 1। ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम कहेंगे जिनका HCF क्या होगा? 1 होगा। HCF दैट इज महत्तम समापवर्तक, जिनका 1 होगा वही नंबर्स को प्राइम नंबर होंगे। अब जिनका HCF 1 नहीं है, कुछ भी है लेकिन वो को प्राइम नहीं हो सकते, ओके। तो यहाँ पे मैंने कुछ पेयर्स में नंबर लिखे हैं, जैसे 4 और 5। 4 और 5 को अगर आप देखेंगे तो 4 और 5 का HCF क्या है? 4 और 5 का HCF क्या है? 1 है, ठीक। ये को प्राइम पेयर में आएगा या को प्राइम नंबर में आएगा। 13 और 20 भी, ठीक है। अब देखो 13 सेपरेटली 13 के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, और 20 के भले ही अदर फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स हैं, लेकिन कॉमन क्या है दोनों में? 1, ठीक है। सिमिलरली 10, 11 भी क्या है? हमारा को प्राइम नंबर है, ठीक। इसके अलावा अगला जो पूछा जाता है वो है कॉम्पोजिट नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? पहली चीज तो ये कि कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि हाँ शायद प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर में काउंट किए जा सकते हैं। नो, बट कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर नहीं होते, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि एक्चुअली में ये होते क्या हैं? तो जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी डिविजिबल हों, मतलब ये कि कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा उनके अदर मल्टीपल्स भी हों, उनसे भी वो डिविजिबल हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर, ओके। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे 6 है, ठीक। तो 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। तो 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा ये 1
और ये नंबर इट सेल्फ के अलावा इसके दो अलग से एक्स्ट्रा फैक्टर दिख रहे हैं आपको, तो ये क्या होगा हमारा कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, एक्सेप्शन है कि जो 1 है, ठीक, ये भी आपका पेपर में पूछा जाता है, डायरेक्ट फैक्चुअल डेटा के फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि 1 क्या है। ठीक है, प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, क्या है, इस तरीके से। तो 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या क्लियर किया, इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, ऑड क्या होते हैं, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, प्राइम क्या होते हैं, विच इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, को प्राइम क्या होते हैं, इन विच HCF विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, और कॉम्पोजिट क्या होते हैं, जो कि पहली चीज प्राइम नहीं होते, दूसरा 1 के अलावा और नंबर इटसेल्फ के अलावा अदर मल्टीपल्स भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर या भाज्य संख्या। ठीक है, इसके अलावा देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए, ये सारी कैटेगरी हमारी नेचुरल नंबर के अंतर्गत चल रही है। ठीक है, तो हमने इवन पढ़ लिया, ऑड पढ़ लिया, प्राइम, को प्राइम, कॉम्पोजिट। ठीक, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए कि नंबर्स होते क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगला है हमारा परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर जिसे हम कहते हैं संपूर्ण संख्या। अब क्या होता है ये परफेक्ट नंबर, तो इसमें क्या होता है ना, आपको एक ही की रूल ध्यान रखना है, विच इज कि सम ऑफ फैक्टर, वो भी कौन से फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर, इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है परफेक्ट नंबर की, कि अगर आपको एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन में कोई भी परफेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, तो सॉरी कोई नंबर्स आपको दिए गए और आपको उसमें पहचानना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट नंबर है ना, तो आप क्या करोगे, दो चीज़ें देखोगे, पहला कि उसके सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर क्या है, और दूसरा क्या सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर वो खुद नंबर के इक्वल है, नंबर इटसेल्फ के इक्वल है या नहीं, अगर है तो ही वो प्रॉपर परफेक्ट नंबर होगा, नहीं तो वो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है 6। अब फैक्टर दो तरीके से होते हैं। ठीक है, एक होगा प्रॉपर फैक्टर, एक होगा आपका टोटल फैक्टर। ठीक है, तो जो प्रॉपर फैक्टर होगा ना, प्रॉपर फैक्टर में ना नंबर नहीं आएगा प्रॉपर फैक्टर में हम नंबर को छोड़ के बात करेंगे कि दैट पर्टिकुलर नंबर किस किस टेबल में आता है। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए 6 लिया है, तो 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। हम ये जानते हैं कि नंबर जो 6 है वो 6 के टेबल में भी आता है, लेकिन जो प्रॉपर फैक्टर होते हैं उसमें नंबर इटसेल्फ को काउंट नहीं करते। ठीक, अगर आप टोटल फैक्टर देखोगे तो यहाँ पे 6 भी आ जाएगा, 1 के टेबल में, 2 में, 3 में, 6 में। ठीक, ये होगा इसके टोटल फैक्टर। तो आप देखो कंडीशन क्या है हमारी, कि सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर, आप देख लो सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर चेक करने के लिए यहाँ पे लिखा है कि जो प्रॉपर फैक्टर कौन कौन से 1, 2 और 3, तो इनका जो योग है क्या वो नंबर इटसेल्फ के बराबर है। तो आप देख लो नंबर इटसेल्फ क्या है, 6 है, तो 2 और 3 5 और 1 6, 6 बराबर है 6 के, इट मीन्स 6 क्या है आपका परफेक्ट नंबर। ठीक, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, जिसमें सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर इक्वल होता है नंबर इटसेल्फ के। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि परफेक्ट नंबर में हम एक्चुअली में लेते क्या क्या है ना, कंडीशन क्या अप्लाई की जाती है, तो वो आज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद परफेक्ट नंबर क्या होता है ये आपने समझ लिया। अब कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट फैक्चुअल डेटा के फॉर्म में पेपर में पूछे जाते हैं और उनके आपको ये ऐसे फिंगर टिप्स में याद रखना है। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, और ये सारे जो जितने भी मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं ये पेपर में कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं डायरेक्ट। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, बट ये पेपर में देखने को मिलता है, और ये तभी आपसे बनेगा जब आपने नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को फ्रॉम बिगिनिंग से पढ़ा हो। ठीक है, बिगिनिंग जैसे कि मैंने चार्ट के माध्यम से पूरा बताया कि नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई, नंबर्स एक्चुअली में हैं क्या, किन किन कैटेगरीज में डिवाइड हुए और उन कैटेगरीज के अंदर क्या रूल लगते हैं, तब जाके ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं हमको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि लिखा है स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। ठीक, पेपर में डायरेक्ट पूछ लेगा, बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, इनमें से कौन सा सबसे छोटा संपूर्ण संख्या है। ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको ये जैसे आपको पता है 2 + 2 4 होता है, ये दिमाग में रटा हुआ है ना,
2 + 2 4 होता है। तो आपको उसी तरीके से ये सीक्वेंस भी पता होना चाहिए कि अगर आपसे पेपर में पूछे कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 6 होता है। ठीक, तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होता है? 6। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, ये फैक्चुअल डेटा है। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक विक नहीं है कि इसका कोई तरीका हो निकालने का। अब आप कहाँ तक ऐसे कैलकुलेट करते रहेंगे सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर को नंबर इट सेल्फ की इक्वल करके, इतना टाइम नहीं होता पेपर में। तो ये डेटा ऐसा है जो मैंने कंपाइल करके एक जगह लिख दिया है, ये आप डायरेक्ट यहाँ से इसको याद करेंगे। अगर पूछेगा 2 डिजिट स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, मतलब 2 अंक का सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा है? ठीक, तो वो कौन सा है? 28। ठीक है, अगर आपसे पेपर में पूछे 3 डिजिट स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, तो ये भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 3 डिजिट स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होता है? 496। अगर आपको डाउट है तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसके प्रॉपर फैक्टर निकालें, इसके टोटल फैक्टर निकालें, दोनों को बराबर करके देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा 4 डिजिट स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर अगर आपसे पूछता है, मतलब 4 अंक का सबसे छोटी संपूर्ण संख्या कौन सी है, या 4 डिजिट स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या है, तो वहाँ पे आंसर होगा 8128। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट फिंगर टिप्स में याद रखने वाले कॉन्सेप्ट हैं। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होता है? 6। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होगा? 28। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होगा? 496। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होगा? 8128। ये डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक, इसको मैंने एक बार में लिख दिया है ताकि जब आप इसको देखें तो आपको ये याद रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टाइप है अबंडेंट नंबर। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रचुर संख्या। ठीक, तो देखो हिंदी के नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड साउंड करते हैं, तो अगर आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपको याद रखना। ठीक, तो अबंडेंट नंबर क्या होता है, आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉपर फैक्टर्स का सम, ठीक है, अगर बड़ा है उस नंबर इटसेल्फ से, तो वो क्या होगा? अबंडेंट नंबर होगा। ठीक है, अबंडेंट नंबर दैट इज प्रचुर संख्या। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रचुर संख्या। प्रॉपर फैक्टर्स का सम का मतलब क्या है? अभी हमने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि जो फैक्टर हैं वो 2 तरीके से निकलेंगे, प्रॉपर फैक्टर और टोटल फैक्टर। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि अबंडेंट नंबर, कोई भी नंबर उठा लो, ठीक है, उसके प्रॉपर फैक्टर निकाल लो। जैसे हमने यहाँ पे 18 लिया है, अब आप देख पा रहे हैं कि 18 के प्रॉपर फैक्टर क्या हैं? प्रॉपर फैक्टर वो होते हैं मतलब ऐसे मल्टीपल जिसमें नंबर इटसेल्फ नहीं आए। ठीक है, 18 कहाँ कहाँ आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है और 9 में आता है। इसके अलावा 18 में आता है नहीं, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉपर फैक्टर है इसलिए हम यहाँ 18 नहीं लेंगे। ठीक है, टोटल फैक्टर में डेफिनेटली 18 यहाँ पे ऐड हो जाएगा हमारा। ठीक, तो कंडीशन क्या है? अगर आपको चेक करना है कि इनमें से अबंडेंट नंबर कौन सा है, तो आप क्या करेंगे? सिंपली प्रॉपर फैक्टर का योग निकालेंगे, मीन से सम निकालेंगे और उस नंबर से कंपेयर कर लेंगे कि क्या वो नंबर से वो बड़ा है कि नहीं है। अगर बड़ा है तो वो क्या है? अबंडेंट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ हमने नंबर लिया था चेकिंग के लिए 18। आपने 18 के प्रॉपर फैक्टर्स का सम किया तो आपने देखा कि सम करने पर हमको मिला 21। ठीक है, तो अब आपने कंपेयर किया कि क्या 21 18 से बड़ा है? हाँ है। ठीक है, इसीलिए 18 क्या होगा? हमारा अबंडेंट नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अबंडेंट नंबर क्या होता है। ठीक, अब आता है इसके बाद डेफिशिएंट नंबर। ये सारे नंबर्स ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नॉन मैथ्स वाले हैं उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि इतने सारे कैटेगरीज में नंबर भी होते हैं, और ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? ये नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे डेफिशिएंट नंबर क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं न्यून संख्या। ठीक, इसे हम कहते हैं न्यून संख्या। इसमें क्या होता है? जो प्रॉपर फैक्टर्स का योग है या प्रॉपर फैक्टर्स का जो सम है वो छोटा होता है नंबर इटसेल्फ से। ठीक है, डिफरेंस आप देखते जाएंगे कि अबंडेंट नंबर में प्रॉपर फैक्टर्स का सम बड़ा होना चाहिए नंबर इटसेल्फ से, और डेफिशिएंट नंबर में प्रॉपर फैक्टर्स का जो सम है वो छोटा होना चाहिए नंबर इटसेल्फ से। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लो।
आपने लिया सपोज 21, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि ये नंबर होते क्या हैं और एक एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे इसके बारे में पूरे, तब हम आपको वहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको वहाँ पे सामने रखेंगे, तब आप इसको कैलकुलेट करके देख पाएंगे कि हाँ ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब ये डेफिशिएंट नंबर है, नहीं हो रही मतलब ये कोई और नंबर है, ठीक है। बट नंबर को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके रूल्स आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर नंबर को हम कैसे पहचाने, इस रूल से पहचाने, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर डेफिशिएंट नंबर आपको रिकॉग्नाइज करने को पेपर में आता है तो आप क्या करोगे, प्रॉपर उसके दोनों फैक्टर निकालोगे, प्रॉपर फैक्टर और टोटल फैक्टर, ठीक है। प्रॉपर फैक्टर का योग कर लेना, कंपेयर करना, क्या वो टोटल फैक्टर से छोटा है, अगर है तो वो क्या होगा, एक डेफिशिएंट नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन नंबरों की पहचान करोगे। इसके बाद ये वाला पेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखी एक एक लाइन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे पेपर में आए हुए हैं कि 1 से 25 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं, या 1 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 200 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं, या 1 से 150 के बीच। तो ये मैंने फ्रॉम बिगिनिंग 1 से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, और इन संख्याओं पे एंड होने वाले, इन सभी को मैंने कंपाइल करके एक फ्रेम में रख दिया है। ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आप वहाँ पे सॉल्व करने नहीं बैठेंगे पेपर में कि हम देख रहे हैं कि इतने इतने नंबर हैं, ये प्राइम है या नहीं है ना, इतना टाइम नहीं होता। तो आप इनको डायरेक्ट याद रखिए फिंगर टिप्स में कि 1 से 25 के बीच 9 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 50 के बीच 15 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 75 के बीच 21 प्राइम नंबर होते हैं। इस तरीके से सीरीज यहाँ तक इतना सफिशिएंट है 1 से 200 तक का याद रखने का, ठीक है। कोई बहुत भारी चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है, सिर्फ याद करना है आपको, कैलकुलेट करने से ज़्यादा इजी रहेगा कि आप इसको डायरेक्टली याद रख लें, ठीक। तो ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल डेटा के फॉर्म में पेपर में आते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए भी हैं और ये पेपर में अपकमिंग आने की संभावना भी है, ठीक है। तो आप इनको एक बार में ऐसे लिख लें और याद कर लें, ठीक। तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। इसके अलावा एक और नोट है आप सभी के लिए विच इज़ कि नंबर्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है और वो किन चीज़ों मतलब किस चीज़ से वो बिलोंग करते हैं, ठीक। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूरा पूछा गया है और ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अंडर नंबर सिस्टम जब भी हम पढ़ते हैं उनमें बहुत सारे आप रिसोर्सेज देखेंगे, आपको ये एक जगह पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा कि उन्होंने इस तरीके से कंपाइल कर दिया हो कि हाँ ये याद रखने वाले पॉइंट टू बी रिमेंबर बातें हैं, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे कवर करूँगी, ठीक, जिससे आपको पढ़ना जब आप शॉर्ट टाइम पे जब आप इनको रिकॉल करोगे तो आपको ये दिखे कि हाँ 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, 2 क्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। ये जो सारी लाइन यहाँ पे लिखी है ना, इन लाइंस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला अगर हम 1 की बात करें तो 1 कभी भी प्राइम नंबर में काउंट नहीं होगा, डायरेक्ट याद रखना है। 1 एक्सेप्शन है, ना ही प्राइम है, ठीक है और ना ही कॉम्पोजिट है, ठीक। हमने यहाँ पे पढ़ा था 1 का एक्सेप्शन कि ना ही प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है 1, ठीक है। 1 हमारा ना तो प्राइम संख्या है और ना ही कॉम्पोजिट संख्या है, ये याद रखना है। सेकेंड थिंग ये कि जो 2 है, हमको पता है बहुत सारे स्टूडेंट उनको सिर्फ ये पता है कि 2 ना प्राइम नंबर है, बट कैटेगरी नहीं पता है कि कैसा प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे कैटेगराइज किया है कि 2 जो है ना वो स्मॉलेस्ट और इवन प्राइम नंबर है, ठीक। अब आप पहले पूछा करता था कि 2 प्राइम है कि नहीं, लेकिन अब उसने किस तरीके से पूछना शुरू कर दिया है, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, ठीक है। मतलब बताइए इनमें से सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है। जो आपके ये डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना, एजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी ये आता है, ठीक है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या मतलब स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 है। इसके अलावा 3 स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। हमें पता है कि 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों छोटे तो हैं लेकिन
एक इवन प्राइम नंबर है और एक ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया सिंगल डिजिट, 1 डिजिट वाला। अब पूछा जाने लगा है पेपर में कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर बात आए 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की तो वहाँ पे आंसर होगा 11, ठीक। अगर आपसे पूछे 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 101, ठीक। अगर आपसे पूछे 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या है, डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मतलब 2 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर अलग है और 2 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर अलग है, ठीक है। तो 2 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, 97। सिमिलरली 3 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 101। और अगर आपसे पूछे कि 3 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, तो क्या आएगा, 997, ठीक है। आप एक बार में इनको याद रखें कि 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम पूछे 97, 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम पूछे 997, वहीं के वहीं इसको याद कर लो, 2 डिजिट और 3 डिजिट वाले, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये नोट याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन इन बेसिस पे भी बनते हैं। ये सारा जो भी मैंने यहाँ पे नोट करके आपको 2-3 स्लाइड्स मेंशन की है ना, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको ये देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे हमने लिखा था जिसमें 1 से बिगिनिंग हो रही हो और कहीं ना कहीं एंडिंग हो रही हो उसके प्राइम नंबर, उनके बीच कितनी संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर वाली संख्याएं हैं। इसके बाद मिड से पूछ लेता है कई बार कि बताइए 50 से लेके 75 के बीच कितने प्राइम नंबर है, तो वहाँ पे कैलकुलेट करने की बजाय डायरेक्ट याद रखो कि 50 से 75 के बीच 6 प्राइम नंबर है। सिमिलरली 25 से 50 के बीच भी 6 प्राइम नंबर होते हैं। ये आप चाहें तो निकाल के भी देख सकते हैं संख्याएं लिख के, प्राइम नंबर की कंडीशन लगा के, ओके। इसके अलावा अगर आपसे पूछे 50 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं, तो 50 से 100 के बीच 10 प्राइम नंबर होते हैं। अगर आपसे पूछे कि 100 से 200 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 100 से 200 के बीच 21 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक। ये आपको डायरेक्ट फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है और रिपीटेडली पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये आपको एक तरफ मैंने एक साइड में लिख दिया है कि हाँ 50 से 75 के बीच 6, 25 से 50 के बीच भी 6, ठीक है। इन दोनों कैटेगरी में 6 प्राइम नंबर है। 50 से 100 बोले तो 10 है, ठीक है। लेकिन अगर 1 से 100 बोले, अगर 1 से पूछे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 से 100 के बीच 25 प्राइम नंबर है, लेकिन 50 से 100 के बीच 10 प्राइम नंबर है, ठीक। अलग अलग डिफरेंस है दोनों में, आप देखिएगा जब पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने बेसिकली नंबर्स के बारे में पढ़ लिया कि हाँ अंडर नंबर सिस्टम नंबर्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, कितने टाइप के होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर 1 से स्टार्टिंग है तो किसके बीच कितने प्राइम नंबर हैं, अगर बीच का डेटा उठा लिया है 50 से 25 या 50 से 75, 100 200, तो उनके बीच कितने होते हैं ये भी याद रखना है, ये भी हमने बता दिया। अब इसके बाद जो हमारा नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है उसमें जो अगली चीज़ पूछी जाती है वो है डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित, ठीक है। अब ये तो आएगा नहीं पेपर में कि बताओ 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है या 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है ना। ये नहीं पूछा जाता पेपर में, बट आपको कोई भी बड़ी से बड़ी संख्याएं दे दी जाएंगी और फिर उसमें पूछेगा कि ये संख्या निम्न में से किससे डिविजिबल है, तो वो आप तभी कर पाओगे जब आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होंगे, ठीक है। तो अंडर नंबर सिस्टम हमें डिविजिबिलिटी रूल याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिविजिबिलिटी रूल पे फोकस करेंगे। उसके बाद कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप उसको इजीली डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। चाहे नंबर सिस्टम में, चाहे आगे के चैप्टर्स में, चाहे कितनी ही लेंथी कैलकुलेशन क्यों ना हो, फिर वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का आता पता ही नहीं है दिमाग में और वहीं पे लगे हैं जोड़ने की, हाँ इतना इतना होता है, इससे डिवाइड होगा नहीं होगा भगवान जाने, है ना। तो ये नहीं करना है, तो रूल का पता रखो आप, तो आपको वहाँ पे बन जाएगा फर्स्ट थिंग, ठीक। सेकंड थिंग ये
कि रूल्स पता होने से क्या होगा ना, हमारा टाइम बचेगा वहाँ पे, है ना। आप इतना देर लगाओगे सोचने में, रूल्स एक बार में ध्यान आ जाएंगे तो वो आपके लिए वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले बिगिनिंग है 2 से, वैसे तो पता होगा, ठीक, बट इन अ सीक्वेंस वे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि अगर आपको 2 से डिविजिबिलिटी रूल का पहचान करनी है तो वो कैसे होगी, वो तभी होगी कि कोई भी इवन नंबर, एनी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी इवन नंबर होगा वो 2 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। अब ये मत पूछना कि इवन नंबर क्या है, क्यों, क्योंकि अभी मैंने प्रीवियस डेटा में यही बताया है, नंबर्स के बारे में जब पढ़ाया कि कौन इवन है, कौन ऑड है, कौन प्राइम है, कौन को प्राइम है ना। इसलिए पहले मैंने नंबर्स के बारे में आपको नॉलेज दिया कि हाँ, जब भी हम ये टर्म यूज करें तो आपके माइंड में क्लिक करे, हाँ प्राइम मतलब ये, को प्राइम मतलब ये, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए नंबर का कैटेगरी आ गई यहाँ पे इवन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहचान, इससे पहले वाला डेटा आप अच्छे से पढ़ें तो फिर आप आगे जो भी पढ़ेंगे आपको वो इजीली समझ में आएगा। ठीक है तो देखो, अगर आपको पता लगाना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो सिंपल, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कौन सा नंबर, इवन नंबर। ठीक, अगर नंबर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये बताना है या ये पता करना है कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कैसे करोगे। अ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 कब, ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। क्या मतलब होता है इसका, कि कोई भी नंबर जो भी आपको पेपर में दिया गया है, अब आपको ये पता लगाना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, सिंपली उस नंबर के जितने भी डिजिट है ना, सबको ऐड कर लोगे, जो आएगा अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। ठीक, मतलब कोई भी गिवन नंबर हो उसके सारे अंकों को आप जोड़ लीजिए, जो आपके पास वैल्यू आ रही है उसको देखिए क्या वो 3 के टेबल से डिवाइड हो रही है, अगर हो रही है देन कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 729। ठीक है, अब ये नंबर आपको दिया गया है, अब जिनको आता है कि ये 3 से डिविजिबल है तो ठीक है, बट जिनको नहीं आता है उनके लिए मैंने यहाँ पे समझाया है कि वो इन अंकों का 729, ये 3 डिजिट हैं, तीनों को आप ऐड कर लो, जो आ रहा है उसको आप देखो कि क्या ये 3 के टेबल से डिविजिबल है, तो हाँ 18 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। तो क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से डिविजिबल है देन होल नंबर दिस 729 विल कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, 3 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। नेक्स्ट आता है 4 का। 4 में क्या है कि इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर, ठीक, कोई भी नंबर जो आपको पेपर में गिवन है उसके जो लास्ट के 2 डिजिट है ना उनको पिक कर लो एंड चेक कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट, है ना। लास्ट के 2 डिजिट, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, लास्ट के 2 डिजिट पिक कर लेना है और उन नंबर्स को देखना है कि क्या वो 4 के टेबल से डिविजिबल है। अगर वो दोनों डिजिट मिला के जो संख्या बन रही है अगर वो 4 से डिविजिबल है देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, समझ में आया क्या कंडीशन है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा है 21084, ये कोई नंबर है। ठीक, अब आपको पता लगाना है कि क्या ये 4 के टेबल से डिडक्ट हो सकता है, तो आप क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट उठा लोगे। 2 डिजिट कौन से हैं, 8 और 4। 8 और 4 से मिलके बनी संख्या बनी 84। ठीक है, अब 84 को आप चेक करो 4 के टेबल से डिवाइड करके, क्या 84 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ हो रहा है ना। तो अगर 84 हो रहा है मतलब लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं, तो पूरा ये जो 21084 है ना, ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको यहाँ पे पहचान करनी है। इसके अलावा 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी ईदर 0 और 5, देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि कोई भी नंबर जो आपको एग्जाम फॉर्म पेपर में गिवन है उसके आप लास्ट के डिजिट को देखो, यूनिट डिजिट को, या तो वो 0 होना चाहिए या तो वो 5 होना चाहिए। अगर वो 0 है या 5 है देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। ठीक,
तो ये 5 की कंडीशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3125 है, ठीक। तो 3125 में हम देख रहे हैं यूनिट डिजिट क्या है हमारा 5 है, ठीक। तो रूल क्या कहता है, यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक। तो यहाँ पे 5 दिख रहे हैं, मतलब 3125 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे हैं 645। तो 645 में भी अगर आप ध्यान से देखें तो जो यूनिट डिजिट है ना वो क्या है 5। तो 5 होने के कारण ये इस रूल को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 645 विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। अब लास्ट देखो 790। 790 में क्या है, लास्ट में 0 है ना। और हमारा रूल भी क्या कहता है, ईदर 0 और 5, या तो 0 हो या तो 5 हो, है ना। तो यहाँ पे 0 दिख रहा है आपको, तो 790 भी 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखो जो 0 होने के कारण ये 2 से भी डिविजिबल होगा, ओके, और ये 5 से भी होगा, क्योंकि 0 क्या है, एक इवन इंटीजर है ना। तो इवन इंटीजर क्या करता है, 2 के रूल को सेटिस्फाइड करता है। बट हम यहाँ 5 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो 0 होने के वजह से ये 5 के रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए 790 भी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हमारा अगला 6। देखो अब 6 के लिए क्या लिखा है कंडीशन, कि द नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। मीन्स कि ऐसी संख्या जो 2 से भी और 3 से भी, दोनों से पूरी तरीके से डिवाइड हो, तो वो दैट नंबर पूरी तरीके से 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। समझ में आए कंडीशन क्या लिखी है, कि कोई भी आपको जो भी गिवन नंबर है आपका, ठीक है, ये गिवन नंबर आपका 2 से भी डिवाइड होना चाहिए पूरी तरीके से, और यही गिवन नंबर आपका 3 से भी डिवाइड होने चाहिए पूरी तरीके से, ठीक है। अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, देन दैट गिवन नंबर विल कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो वो 6 से भी पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, 2 3 4 5 6, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद अगला है हमारा 7। 7 में ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनको थोड़ा लगता है कि यार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूल है, कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज आपको समझाने के लिए रखा है। ये आप एक बार देखेंगे ना, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कैसे करना है, द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 7 और इट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक। क्या लिख दिया इसने यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी नंबर जो आपको एग्जाम में गिवन है, आपको ये चेक करना है कि ये 7 से भाग जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो आप क्या करोगे, उस गिवन नंबर का यूनिट डिजिट को पिक कर लोगे, ठीक, पहली चीज, और उसका क्या करोगे ना, 2 गुना करोगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टेप 1 करके लिखा है। आप देख रहे हैं हमारा 798 का यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, तो ये हमारा यूनिट डिजिट है, ठीक है, 8। तो इसमें क्या करोगे, पहला स्टेप 8 का करोगे 2 गुना, कितना हो गया 16, ठीक। अब जो नंबर आया है, इसको जो बची संख्या है हमारी 79 में से इस 16 को आप घटा दो। अब जो आएगा उस नंबर को चेक करना है कि क्या वो 7 से डिविजिबल हो रहा है। अगर वो नंबर डिविजिबल हो रहा है, तभी ये पूरा नंबर जो पेपर में गिवन होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 7 से, ठीक है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो दो स्टेप में सॉल्व हो जाता है। पहला, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप उसका क्या करोगे, यूनिट डिजिट पिक करोगे, उसका 2 गुना करोगे। 2 गुना करने पे जो वैल्यू आएगी उसको उस यूनिट डिजिट को छोड़कर जितनी संख्या बची होगी ना, उसमें से डिडक्ट कर दो। फिर जो आ रहा है उसको चेक करो कि क्या वो 7 से डिविजिबल है। अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा पूरा नंबर 7 से, ठीक है। ये आपका कौन सा रूल है, 7 का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे 105 है, तो 105 में जो 5 है ना, वो हमारा यूनिट डिजिट है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि यूनिट डिजिट का करना है 2 गुना।
तो आपने कर दिया 5 का 2 गुना, कितना हो गया, ये हो गया 10। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, बचा संख्या, मतलब ये जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट में से उसको घटा दो। बचा कितना हमारा, 5 हट गया, बचा यहाँ पे 10। ठीक है, ये 10 बचा, और मल्टीप्लाई करने पे, मतलब 2 गुना करने पे भी क्या आया है, 10। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। तो हमारा रूल क्या कह रहा है कि या तो डिफरेंस 7 से डिविजिबल हो या तो डिफरेंस 0 हो। ठीक है, और इट शुड बी इक्वल टू 0, तभी वो क्या होगा, 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, 7 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे क्लियर हुआ। देखिए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, 2 का क्या था, एनी इवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, कोई भी इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 3 का रूल क्या था, जो भी गिवन नंबर होगा सारे नंबर्स के अंकों को जोड़ लो जो आए, अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है देन कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 4 का रूल क्या था कि लास्ट की 2 डिजिट को आप पिक कर लो। 4 मैंने करा है, हाँ। 4 का रूल क्या था कि लास्ट की 2 डिजिट को आप पिक कर लो, उन 2 डिजिट को आप 4 से भाग देके देखो, अगर वो पूरा पूरा चला गया, ठीक, तो फिर जो होल नंबर आपको पेपर में गिवन है वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 5 का रूल क्या था कि यूनिट डिजिट में या तो 0 हो या तो 5 हो, तो फिर कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। ठीक, 6 का रूल क्या था कि कोई भी गिवन नंबर, अगर आपको ये पता लगाना है कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको ये देखना होगा कि वो 2 नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। कौन कौन से, 2 से भी और 3 से भी। अगर वो गिवन नंबर 2 और 3 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि वो ऑटोमेटिकली 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 7 का 2 स्टेप में सॉल्व होगा। कोई भी गिवन नंबर है उसका यूनिट डिजिट का 2 गुना करके जो आया उसको बचे पार्ट में से घटा दो, जो वैल्यू आ रही है या तो वो 7 से डिविजिबल होनी चाहिए या तो वो डिफरेंस उसका 0 होना चाहिए। ठीक है, तब वहां पे 7 का रूल सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक, तो हमने 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक के रूल देख लिए विभाज्यता नियम की कैसे करना है। इसके बाद 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर, अगर कोई नंबर आपको दिया गया है, कोई भी आपका गिवन नंबर है, ठीक है, उसके जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट पिक कर लो और उसको देखो कि क्या वो 8 से डिविजिबल हो रहे हैं। अगर लास्ट के वो तीनों डिजिट से मिला के बनी संख्या 8 से डिविजिबल हो रही है देन कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, 8 और 4 का थोड़ा सिमिलर होता है। देखो 4 में ना हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट से मिलके बनी संख्या अगर 4 से डिविजिबल हो रही है तो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। और 8 में क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, अगर वो 8 से डिविजिबल हो रहे हैं देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने एक नंबर लिया है 24,344। ठीक, अब देखो जिनको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है तो वो क्या करेंगे, 2 के टेबल से इसको डिडक्ट करना शुरू कर देंगे, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इसीलिए वो टाइम वहाँ कंज्यूम ना हो तो रूल होता है आप लास्ट के 3 डिजिट देख लो। अब ज़रूरी तो नहीं है कि छोटी संख्या ही आपको डिडक्ट करने के लिए आए, है ना, बड़ी संख्या भी आ सकती है। तो आप क्या करोगे, आपको अगर ये चेक करना है कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो आप सिंपली देखो जो लास्ट के 3 डिजिट है ना उनसे मिलके बनी संख्या, यहाँ पे देखो 344 को पिक कर लो, तो ये जो 344 है क्या ये 8 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है। अगर ये हो रही है तभी ये पूरा जो 24,344 है ना ये पूरा डिवाइड होगा 8 से। आप चेक करके देख सकते हो, 344 को आप 8 से भाग दोगे तो 8 4 जा होगा 32, ठीक है, और 8 3 जा होता है 24। हमने देखा कि भाग पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर हमारा क्या है 0। इट मीन्स अगर 344 को 8 से पूरा डिवाइड किया जा सकता है तो फिर 24,344 को भी 8 से पूरा तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये रूल यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। अब ये वाला जो टाइप है, ये जो नंबर है, अब आप इसको देख लो, यहाँ पे लिखा है 7,432। ठीक, अब
8 का रूल चेक कर रहे हैं इसलिए हम 3 डिजिट ले रहे हैं। अगर इसी में हमको 4 का टेबल चेक करना होता तो हम लास्ट के 2 डिजिट ले लेते, ठीक है। 3 डिजिट हमने लिया तो हमने देखा 432 क्या 8 से डिविजिबल है, चेक कर लो है कि नहीं। 432 को आप 8 से भाग दे लो तो 8 5 जा कितना होगा 40, यहाँ बचा 3, ये आ गया 2 और 8 4 जा कितना होता है 32, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ये पूरी तरीके से भाग चला गया, मतलब जो 7432 है वो भी 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 8 का रूल भी क्लियर होता है। अगला है आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 में क्या होता है, जैसे 4 और 8 का थोड़ा सिमिलर साउंड करता है ना, वैसे ही 9 और 8 का होता है, सॉरी 3 और 9 का होता है। 3 में हम क्या करते हैं, गिवन नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करके देख लिया, जो वैल्यू आ रही है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 9 से चेक करना है तो 9 में भी यही काम करना होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स आर डिविजिबल बाय, अगर सारे डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वो कंप्लीट नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। कैसे, यहाँ पे लिखा है 2979, ठीक है। ये जो नंबर है अगर आपको ये चेक करना है कि क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, अगर आपको ये चेक करना है तो आप क्या करोगे, इन डिजिट्स का क्या कर दोगे, सम कर दोगे। 2 9 + 7 + 9, जब आप इनको ऐड करोगे तो जो संख्या बनेगी उसको आपको चेक करना है कि क्या वो 9 से विभाजित है या नहीं। तो कैसे करोगे, 7 और 2 9 + 9 + 9, आप देखेंगे यहाँ पे आया 27। क्या 27 9 से डिविजिबल है, हाँ है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 आ रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, ठीक, क्वोशिएंट हमारा 3 आ रहा है। मतलब पूरा ये जो 2979 है ये भी 9 के टेबल से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगला एक नंबर है, आप देखेंगे कि इतना बड़ा नंबर है ना। अब ये नंबर आ गया, अब आप सोच रहे हैं कि ये किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा कि 9 से होगा। अब आपको भी पता है अगर आप 3 से भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगी, है ना। तो वो स्टेप ना बढ़े उसके लिए आप देख लो, 9 और 3 के रूल तो ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड करते हैं। तो अब आप यहाँ पे 9 के लिए देख लो कि 9 से हो रहा है कि नहीं, तो 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, जितने भी इसके अंक है ना, जितने भी इसके डिजिट हैं सबको ऐड करके देख लो, जो आए उसको चेक कर लो। जो संख्या बन रही है इनके जोड़ने से अगर वो 9 से डिविजिबल हो रही है तो पूरा ये जो नंबर है ना ये पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का रूल सेटिस्फाई हुआ। इसके बाद लास्ट आता है हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ये भी कई बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट साउंड करता है कि यार 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालें, है ना। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, इसका रूल भी काफ़ी सिंपल है। देखो पहला, जो भी आपको कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दे दिया जाए आप उसमें ना इवन और ऑड प्लेस निकाल लो, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट नंबर पे लिखा है तो ये ऑड प्लेस है, ये सेकंड नंबर पे लिखा है तो ये इवन प्लेस है, ठीक। सिमिलरली ये ऑड है, ये हमारा इवन है, मतलब प्लेस की बात कर रही हूँ पहले मैं, ठीक है। ये ऑड है, ये ऑड ऑड ऑड, ठीक। फिर बचा जो होगा वो इवन 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 होगा। मतलब एक एक डिजिट को छोड़ के जो डिफरेंस निकल रहा है हमारा उसको आप उनके अंतर को देखो कि वो कितना आ रहा है, या तो वो 0 आए या तो वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो आप ऐड कर लो 9 + 8 + 4, इसको ऐड करने पे जो आया, और दूसरा 3 + 2 + 5, इनको ऐड करने पे जो आया, ठीक है। इन दोनों का अंतर या इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से मल्टीपल होना चाहिए। अब आप देखेंगे कितना हो रहा है 8 और 4 हो गया 12, और 12 और 9 कितना हो गया 21, ठीक।
इसके अलावा 3 और 2 5 और 5 10। अब आप देख लो जो 21 है, 21 और 10 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 11। तो या तो वो 11 का मल्टीपल हो या फिर वो 0 हो। ठीक है, तो कंडीशन लिखी है, इन अ नंबर इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। जैसे हमने 7 में देखा था, या तो वो 0 आए उनका भाग देने पे, या फिर वो 7 से मल्टीपल आए। ठीक है, तो सिमिलरली 11 में भी यही रूल कहता है कि जितने भी आप जितना भी बड़ा आपको नंबर दिया गया है उसके एक छोड़ के एक अंक उनका क्या कर लेना है, आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट लिया, फिर सेकंड ड्रॉप किया, थर्ड लिया, फिर फोर्थ ड्रॉप किया, फिफ्थ लिया, इसके बाद इसको छोड़ दिया। ठीक, अब जो छूटे हैं उनको अलग से ऐड कर लो, फिर जो संख्या बन रही है दोनों को ऐड करने में उनका जो अंतर है या तो वो 0 हो या तो वो 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो या 11 का मल्टीपल हो। तो वो रूल क्या होगा, 11 की डिविजिबिलिटी रूल को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल देख लिए। नंबर सिस्टम के अंतर्गत नंबर्स क्या क्या होते हैं हमने ये देख लिया। ठीक है कौन कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी बिगिनिंग फ्रॉम 1, अगर प्राइम नंबर का नंबर ऑफ प्राइम नंबर पूछे जा रहे हैं और बिगिनिंग 1 से है तो या तो एंडिंग इन पे होगी, ये मैंने इकट्ठा एक साथ लिख दिया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा डेफिशिएंट नंबर क्या होता है, अबंडेंट क्या होता है। अब परफेक्ट नंबर में भी कुछ रूल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्या होता है, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट परफेक्ट, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट परफेक्ट, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट परफेक्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और परफेक्ट नंबर होता क्या है ये हमने प्रॉपर निकाल के बताया। इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कॉम्पोजिट क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा। ये अंडर किस कैटेगरी में आते हैं, तो नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा ये फैक्चुअल डेटा के फॉर्म में क्वेश्चन बनते हैं, ये आपके लिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनके आंसर क्या हैं। ठीक है, बाकी हम इसको जो अगला हमारा पार्ट होगा नंबर सिस्टम का उसमें हम इसको कवर अप करेंगे कि इनका राइट आंसर क्या था। ठीक, इसके अलावा हमने इंटीजर्स पढ़े। ठीक, पॉजिटिव 0 से मिलके होल नंबर बन रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव से मिलके नेचुरल बन रहे हैं। ठीक है, रेशनल नंबर 2 टाइप के, इंटीजर, फ्रैक्शन। ठीक, रियल नंबर्स आप देख पा रहे हो 2 टाइप के, रैशनल, इरेशनल। और रियल नंबर्स होते किस में आते हैं, नंबर्स में, रियल और इमेजनरी। ठीक है, तो इतना हमने आज यहाँ पे कवर अप किया। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। ठीक है, तो अगली क्लास हमारी नंबर सिस्टम पार्ट 2 को लेकर होगी, जिसमें हम आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, फिर वो क्वेश्चन चाहे प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ हो या प्रीवियस ईयर नेक्स्ट पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी हो। ठीक है, हर टाइप को, हर क्वेश्चन को हम एक कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से पढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, फिर उस पर बेस्ड कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताऊंगी, और एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है वो भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बेसिक क्लास थी। इसके बाद मॉडरेट टू एडवांस हम जाएंगे, वो आपको डिफरेंस देखने में समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।